हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस का कराने वाला हूं, जो कि बायोलॉजी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, बायो से संबंधित मैं आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बिताए हुए। पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी छोटे भाग या टुकड़ों के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों मोर्फोलैसिस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, आवृत बीजी में। जी हाँ दोस्तों, आवृत बीजी में द्विनिषेचन पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टिया में कायिक का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ऑफसेट के द्वारा होता है। याद रखिएगा ऑफसेट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऑफसेट। जी हाँ दोस्तों, ऑफसेट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू मक्खी की मेयोस्ट्रीम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, घरेलू मक्खी की मेयोस्ट्रीम में जो गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो होता है 12। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 12। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। माफ करेगा, इसमें 3 ऑप्शन ही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो विविपेटी की होता है, तो दोस्तों रैटल सर्प में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। जहाँ दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा स्पोरोसिस्ट एवं रेडियल लार्वा में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं। जहाँ दोस्तों नर यदि आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। जहाँ दोस्तों पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा फैसियोला में पाया जाता है। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पीडोजेनेसिस फैसियोला में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, तो याद रखिएगा सीराटियम में तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, तो दोस्तों यौनावस्था के बाद प्रजनन अवस्था आता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो दोस्तों इसमें से सही क्रम जो है यह होता है ऑप्शन सी, पहले युग्मनज उसके बाद सयुग्मनज उसके बाद युग्मनज उसके बाद भ्रूण जनना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, शब्द होमोथेलेकी एवं मोनोक्यूसिस के
मोनोसिस के प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो द्विलिंगी अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? यहाँ दोस्तों तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो याद रखिएगा तोता दोस्तों 140 वर्ष जीवित रहता है। यहाँ दोस्तों 140 वर्ष जीवित रहता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो याद रखिएगा नारियल जो है वो प्यारे दोस्तों द्विलिंगी पौधा है। याद रखिएगा नारियल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले प्यारे दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो दोस्तों इनमें से द्विलिंगी जानवर जो है वही होता है केंचुआ, हाइड्रा और जोंक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अनुगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो दोस्तों अनुगुणित गुणसूत्र पाया जाता है युग्मक में। याद रखिएगा युग्मक में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, किसी आवृतबीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं? परागनलिका में होते हैं तो दोस्तों वो होता है 2। याद रखिएगा 2 गो होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस अवस्था में शब्द डायगोसिस का उपयोग किया करते हैं? तो दोस्तों एक लिंगी अवस्था में शब्द जो है डायगोसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, बांस जाति में पुष्पन होता है। जहाँ दोस्तों बांस जाति में पुष्पन कब होता है दोस्तों? 50 से 100 वर्ष में 2 बार होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, ड्रोसोफिला के मियोक्सिटी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? ड्रोसोफिला में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र है। याद रखिएगा 8 गुणसूत्र होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घड़ियाल एवं फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः। तो दोस्तों घड़ियाल का जो जीवन काल होता है वो 60 वर्ष होता है और फ्लाई का 1 दिन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नोड्स को आंख कहते हैं तो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है? तो नया पौधा आलू में बनता है। याद रखिएगा यहाँ दोस्तों आलू में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को जूस्पोर्स कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कह सकते हैं उसको? तो उसको आइसोगेटिज गैमिट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। याद रखिएगा 46। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, कोई भी प्राणी एक अफवाह को छोड़कर अमर नहीं है। तो एक कोश के जीव को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। एक कोश के जीव हमेशा अमर होते हैं, कभी नहीं मरते। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 28 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो क्लोन कहलाता है, याद रखिएगा, उसको कहा जाता है क्लोन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, गैमेट के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो गैमेट के निर्माण को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन उभय लिंगाश्री पादप नहीं है? तो उभय लिंगाश्री पादप जो है पपीता नहीं है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएंगे पपीता। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों, माफ करिएगा। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन बी की कमी से पुरुषों में अरक्ता रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, अरक्ता रोग। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो याद रखिए कि मानव शरीर में वसा जो होता है वह वसा ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। कौन सा प्रकीर्णन यानी कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? क्या दोस्तों, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? याद रखिएगा, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। याद रखिएगा, पेप्सिन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, पीलिया रोग किस संक्रामक से होता है? जहाँ दोस्तों, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? पीलिया रोग यकृत में होने वाला संक्रामक रोग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। यकृत के संक्रमण होने से ही पीलिया रोग हमारे शरीर में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, पित्त जमा होता है। तो प्यारे दोस्तों, पित्त जमा होता है, तो पित्त जो होता है प्यारे दोस्तों वो जमा होता है पित्ताशय में। याद रखिएगा, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 6 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? यहाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अमाशय रस में रहता है? तो प्यारे दोस्तों, सही उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह अमाशय रस में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जहाँ दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों, विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। विटामिन डी की मात्रा जो है से अधिक पाया जाता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, उसमें होता है अस्थि जो होता है वो शरीर का अंग प्रभावित होता है रिकेटस से, अस्थि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, दाल जो है निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? तो याद रखिए, दाल जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है दाल को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रतौंधी किसकी कमी से होती है? जी हाँ दोस्तों, रतौंधी जो है किसकी कमी से होती है? तो याद रखिएगा कि रतौंधी जो होता है
और विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है ऑप्शन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ध्यान दोस्तों, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्विक रोग होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? यहाँ दोस्तों, खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिका होता है वो जिह्वा के किस भाग में होता है? तो पार्श्व भाग में होता है, याद रखिएगा पार्श्व भाग में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल के स्टार्च के अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? तो दोस्तों, ग्लाइकोजन जो होता है वो निम्नलिखित में से यकृत में यह स्थित रहता है, याद रखिएगा यकृत में रहता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, उस समय विटामिन, याद रखिएगा यहाँ पे डी होगा, विटामिन डी होता है, याद रखिएगा विटामिन डी, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका विटामिन डी, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न, उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफी समय लगता है हमको जीके बनाने में प्यारे दोस्तों, एक वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? जी हाँ दोस्तों, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी की, याद रखिएगा विटामिन बी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन मदद करता है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, विटामिन ए जो है, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए जो है वो संक्रमण को रोकता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो खाद्य पर सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नींबू में खटास किस चीज की होती है? ध्यान दोस्तों, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो याद रखना, नींबू में खटास सिट्रिक अम्ल की खटास होती है, ऑप्शन डी होता है, सिट्रिक अम्ल होने के कारण नींबू जो है उसे खट्टा लगता है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है खट्टा फल, यानी सिट्रिक फल, याद रखिएगा सिट्रिक फल, खट्टा फल में सिट्रिक फल ही पाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंवला में विटामिन सी अधिक पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है, याद रखिएगा रेनिन प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, याद रखिएगा आंतरिक अंग है सबसे बड़ा, और बाह्य जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बाहरी जो बड़ा वो होता है त्वचा, याद याद रखिएगा त्वचा सबसे बाहरी का सबसे बड़ा अंग है, और आंतरिक का क्या है? तो यकृत है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग।
24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो है दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण इसको अच्छा से आहार नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा उसको पलिया को कहते हैं। याद रखिएगा पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। याद रखिएगा अग्नाशय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो ऊंचा पक्षी सबसे बड़ा पक्षी कहिए तो शुतुरमुर्ग ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। माफ करिएगा ऑप्शन इसमें गलती दिए हुए हैं, तो आपका शुतुरमुर्ग सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा यकृत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्त देखते हैं, मूत्र का असामान्य घटक है। जहाँ दोस्तों मूत्र का असामान्य घटक क्या है। तो असामान्य घटक एल्युमिनियम है। याद रखिएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। दोस्तों एक बार और, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि 20 में से आपने कितने नंबर स्कोर किए। लास्ट में जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिससे पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उस पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो होता है प्यारे दोस्तों ब्रीक का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ब्रीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है। या दोस्तों इनमें से कौन सा काम जो है किडनी का नहीं है, गुर्दा का काम नहीं है। तो इनमें से यह काम जो है दोस्तों वो यानी इसमें से रक्त का नियमित ये भी काम करता है, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ये भी काम करता है, रक्त में प्रसरणी दाब का नियमित ये भी काम करता है, एक काम नहीं करता है। यहाँ दोस्तों तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तो कौन सा अंग जो है वो काम नहीं करता है। तो याद रखिएगा ब्रीक जो है वो काम नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, माफ करिएगा अच्छी तरह से पेन नहीं चल रहा है, ब्रीक। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होता है वो 206 होती है। जी हाँ दोस्तों, कितने 206 होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग, औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों।
औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 1350, यानी एक करीब 1.5 kg के लगभग 1300 ये होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन है? जी हाँ दोस्तों, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन है? तो दोस्तों एक्टिन और मायोसिन होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो दोस्तों निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो एम्फीबिया में, उभयचर जिसको है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबिया में कशेरुकी बही कंकाल नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दोस्तों वह इनामेल होता है, इनेमेल, जो कि दांत का ऊपरी भाग होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? तो सही उत्तर होगा केरेटिन, कीरेटिन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो याद रखिएगा उस अंग का नाम है प्यारे दोस्तों नाक। जहाँ दोस्तों नाक में उपास्थि होता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोसाइट किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ऑस्टियोसाइट जो पाया जाता है वो अस्थि में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अस्थि में, हड्डी में पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो हड्डी में पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ जो है वो कोर संधि है? तो याद रखिएगा स्कंध की संधि जो है वो कोर संधि कहलाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कान की कितनी हड्डियां होती है? ध्यान दोस्तों, कान में मैंने कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों याद रखिए कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होता है। याद रखिए कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। और सबसे छोटी हड्डी जो पाया जाता है वो कान में ही पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाएंगे कीटोन निकाय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, कीटोन निकाय। यहाँ दोस्तों कीटोन निकाय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? या दोस्तों निम्नलिखित में से वे कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो लसिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, लसिका। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? जी हाँ दोस्तों, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो हृदय प्यारे दोस्तों, हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। यदि जरा से भी आराम करा तो आप
मृत्यु को प्राप्त कर लीजिएगा, इसलिए हृदय कभी भी आराम नहीं करता। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ध्यान से निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएंगे लसिकानु, जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, आपका अगले क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। रिस्प्रीन का प्रयोग करते हैं। जहां दोस्तों रिस्प्रीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा रिस्प्रीन का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा से हृदय तक ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यार 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वो है मुख से निकली लार पाचन करती है। तो दोस्तों मुख से जो निकलता हुआ लार है वो पाचन करता है मंड और स्टार्च का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। यार दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है? तो फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी शर्करा होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यहाँ दोस्तों यहाँ पर है होना चाहिए। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो याद रखिएगा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा जी हाँ दोस्तों, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों। दूध को कुछ देर खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो दोस्तों यह उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण वह खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचक एंजाइम नहीं है? तो इनमें इंसुलिन जो है पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से सभी लोग को याद है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कई बच्चों के ट्यूशन की क्लास में ही आप सभी लोग जानते होंगे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकमात्र हो जाना इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है गठिया रोग में ऐसा होता है। याद रखिएगा जहाँ दोस्तों गठिया रोग में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में की सबसे जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? जहाँ दोस्तों औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाते हैं। याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। जहाँ दोस्तों रक्त धारा में
ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है तो दोस्तों वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर कौन सा होगा? तो दोस्तों उनके संभावित बच्चों में हो सकता है ए या बी हो सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण क्या था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो था वो था प्यार दोस्तों, याद रखिएगा, CN बर्नार्ड ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो दोस्तों ECG जो होता है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की गतिविधि को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी के क्या परिणाम हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी से जो रोग होने वाला है वो रक्ता होता है, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया कहा जाता है उसी को, लौह की कमी के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। सार्वत्रिक रक्तदाता वे हैं जिनका रुधिर वर्ग, जहाँ दोस्तों सार्वत्रिक जो सभी लोगों को रक्तदान कर सकता है, माफ करिएगा सार्वत्रिक है तो सार्वत्रिक हो जाएगा ए बी, याद रखिएगा। ए बी को सार्वत्रिक कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अभी इस वीडियो में नहीं जुड़े हैं, जो नहीं देखे, उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति के रक्त दिया जा सकता है? तो ए बी को दिया जाता है प्यार दोस्तों। ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को केवल ए बी ही दे सकता है, याद रखिएगा। केवल ए बी वर्ग वाला दे सकता है, बाकी अन्यथा कोई नहीं उसको रक्त दे सकता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो दोस्तों मानव के शरीर में 1 मिनट में हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, 72 बार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 80/120 मिलीमीटर पारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो 55% आयतन के हिसाब से रक्त में पाया जाता है। 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया जो रोग है वंशानुगत है। यदि आपके पिता में है तो आप में भी हो सकता है, आपके में है तो आपके बेटे में भी हो सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। गति प्रेरक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है, याद रखिएगा, हृदय से। जी हाँ दोस्तों, हृदय से संबंधित है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव हृदय में कक्ष कहे कोष्ठक कहे तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा, 4। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। खड़े लो।
24 नंबर प्रश्न है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य मात्रा करीब 5 मिलियन होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 5 मिलियन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है, कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहा जाता है प्यारे दोस्तों सीरम। याद रखिएगा, उसको सीरम कहा जाता है। अगले प्रश्नों को बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्गों को व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो दोस्तों रक्तदान बी और ए बी दोनों को दे सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर जो है प्यारे दोस्तों 120 से 200 mg% है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मानव रुधिर का पीएच मान है। तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। याद रखिएगा 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। 29 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइपरटेंशन जो है वो रक्तचाप बढ़ने के कारण होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों अरक्ता जो होता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट करके देंगे। जहाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है। कमेंट करिए जल्दी से। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है प्यारे दोस्तों, माफ करिएगा, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन जो है मलेरिया पैदा करता है? तो याद रखिएगा मलेरिया पैदा करने वालों को प्रोटोजोआ कहा जाता है। याद रखिएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक बात और प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं और आप सभी से लास्ट में पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन को आंसर किए, कितने क्वेश्चन पहले से आपको याद थे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, एथलेटस फुट रोग का कारण क्या होता है? यहाँ दोस्तों एथलेटस फुट रोग का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा इस रोग का कारण जो होता है दोस्तों कवक होता है। यहाँ प्यारे दोस्तों कवक। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र प्यारे दोस्तों अमीबा में नहीं होता है। जहाँ दोस्तों अमीबा में नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ करिएगा मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त दान द्वारा नहीं फैलता है? यहाँ दोस्तों यदि आप रोग का दान करते हैं तो वह रोग नहीं फैलेगा आपको में। तो दोस्तों उस रोग का नाम है टाइफाइड। याद रखिएगा उस रोग का नाम क्या है? टाइफाइड है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। टाइफाइड जो होता है आप रक्त को दान करते हैं तो आपका यह रोग नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? ध्यान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें से परजीवी नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों मक्खी। जहाँ दोस्तों मक्खी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, मक्खी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है,
अमीबा पेचिस पैदा होती है। या दोस्तों अमीबा पेचिस किसके द्वारा पैदा होती है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि अमीबा पेचिस जो पैदा होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। केंचुआ की कितनी आंखें होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, केंचुआ की आंख ही नहीं होता है, वह नेत्रहीन होता है। यहाँ दोस्तों उसको नेत्रहीन कहा जाता है, याद रखिएगा नेत्रहीन। इसका एक भी आंख नहीं होता है केंचुआ का। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। काला अजार ज्वर का संचरण किससे होता है? या दोस्तों काला अजार ज्वर का संचरण किससे होता है? तो दोस्तों यह सिकता मक्खी के काटने के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? यहाँ पर दोस्तों मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों जल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जल के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? यहाँ दोस्तों एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को ही किण्वन कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन यानी एंजाइम। माफ करिएगा, एंजाइम आप याद रख सकते हैं, एंजाइम आपको ज्यादा याद रहेगा। एंजाइम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? ध्यान दोस्तों, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो रेशम का रेशा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जहाँ दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में काफी मात्रा में पाया जाता है, O2। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। काफी मेहनत लगती है प्यारे दोस्तों खोज करने में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जीके को, तो एक लाइक तो जरूर बनता है प्यारे दोस्तों। दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य की जीभ किस क्षेत्र तक कड़ुवाइट की संवेदना सीमित रहती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब पिछला भाग तक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है? जहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो दोस्तों वो एक ही पदार्थ है जिस पदार्थ का नाम है प्रोटीन। जहाँ दोस्तों 14 वर्ष से नीचे बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण यह प्रोटीन रख सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जहाँ दोस्तों ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर जो हो जाएंगे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा जाइमेज। याद रखिएगा जाइमेज। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितने चवर्णक? तो दोस्तों 12 चवर्णक होते हैं, याद रखिएगा 12। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों।
17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, एंजाइम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों एंजाइम होता है प्रोटीन, याद रखिएगा। एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? जहाँ दोस्तों मानव में किडनी का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो याद रखिएगा, मानव में गुर्दे का रोग जो होता है वो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। याद रखिएगा, कैडमियम के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, संवेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण होता है शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। नहीं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ब्रिक का कार्यात्मक यूनिट है। यहाँ दोस्तों ब्रिक का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो याद रखिएगा, ब्रिक का कार्यात्मक यूनिट जो है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। याद रखिएगा, नेफ्रॉन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। वॉल्यूम थोड़ा सा बेकार हो गया है प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग वॉल्यूम पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वॉल्यूम तो कुछ ही होता रहेगा, उससे क्या देना है हमको, उससे कोई काम नहीं हमको। स्तनपायियों के स्वेच्छ ग्रंथियां मूलतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यह मूलतः जो संबंधित होता है ताप नियमन से होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, मूत्र बनता है। जी हाँ दोस्तों, मूत्र कहाँ बनता है, किसमें बनता है? तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। याद रखिएगा, संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से जो हानि होता है वो सोडियम क्लोराइड के होता है, NaCl, जिसका रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? जी हाँ दोस्तों, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो सही याद रखिएगा, गुर्दे को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, गुर्दे अर्थात किडनी को। जी हाँ दोस्तों, किडनी को। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डायूरेटिक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों। तो प्यार भी, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, जहाँ दोस्तों पीडीएफ यदि फ्री में लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके जाके ज्वाइन करके लीजिए, पीडीएफ आप फ्री में ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो अंडाणु बनने की विधि को प्यारे दोस्तों अंड जनन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंड जनन कहा जाता है। याद रखिएगा, अंड जनन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को प्यारे दोस्तों शुक्राणु जनन कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्राणु बनने की विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं।
तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। जी हाँ दोस्तों, केवल एक जीव। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। यहाँ दोस्तों, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, तो प्यारे दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। याद रखिएगा मुकुलन विधि द्वारा, माफ करिएगा इसका में सभी हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सभी हो जाएगा, क्योंकि पौधों में सभी तरह के जनन हो पाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। यहाँ दोस्तों कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है, तो दोस्तों कायिक जनन पत्तियों में होता है। याद रखिएगा पत्ती। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। जहाँ दोस्तों आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों वो होता है स्तंभ के द्वारा। याद रखिएगा स्तंभ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ही फल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है, तो दोस्तों 100 परागन कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ दोस्तों उसको कहा जाता है 100 परागन। याद रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अंडो उत्सर्ग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। क्या दोस्तों, मानव मादा में अंडे का निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, तो मानव मादा में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फैलोपियन नलिका में मादा में अंडों का निषेचन होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, मानव नर में शुक्राणु अंडारण किस जनन अंग में होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव नर में शुक्राणु अंडारण किस जनन अंग में होता है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों एपीडिस। याद रखिएगा एपीडिस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होता है। जहाँ दोस्तों युग्मक में गुणसूत्रों का सेट क्या होता है, तो दोस्तों 4n होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग से होती है। यहाँ दोस्तों अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग से होती है, तो एक। याद रखिएगा इसका उत्तर एक हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। याद रखिएगा युग्मनज। जी हाँ दोस्तों युग्मनज। अगले प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, माफ करिएगा
टाइपिंग करने वाले ने 15 नंबर क्वेश्चन को भी दिखा दिया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं वह युग्म जनन कहलाता है, युग्मक जनन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अधांत्र बन जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गैस्ट्रुला रानी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में मादा दोनों प्रकार के जनन भाग लेते हैं, मादा और नर दोनों भाग लेता है, उसको क्या कहलाता है? तो उभयलिंगी कहलाता है, याद रखिएगा उभयलिंगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप सभी लोग। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता मिलता है? तो अलैंगिक जनन वाला में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति में नियंत्रण बनाए रखती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जनन कहा जाता है, याद रखिएगा जनन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जरा युग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको गर्भधान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी ओपेलिना में होता है, याद रखिएगा ओपेलिना में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। किसी अनिश्चेतित अंडज के बीज के विकास को क्या कहा जाता है? तो उसको पार्थेनोकोपी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले की सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री कैल्शियम विहीन होते हैं, इसलिए कारण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को 24 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। एफाइरा लार्वा और रेजिया में पाए जाने वाले इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो यह होता है स्ट्रोबाइलेशन से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीरोंटोलॉजी में जो होता है सो एगेन का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो मधुमक्खी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है। प्याज के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 16 होता है, याद रखिएगा 16। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किसी अनावृतबीजी में भ्रूण कोष होते हैं? तो दोस्तों त्रिगुणित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो द्विगुणित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? तो पराग कोश में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है वो है प्यारे दोस्तों, माफ करिएगा, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन जो है मलेरिया पैदा करता है? तो याद रखिएगा मलेरिया पैदा करने वालों को प्रोटोजोआ कहा जाता है, याद रखिएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक बात और प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं और आप सभी से लास्ट में पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन को आंसर किए, कितने क्वेश्चन पहले से आपको याद थे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। एथलेटस फुट रोग का कारण क्या होता है? यहाँ दोस्तों एथलेटस फुट रोग का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस रोग का कारण जो होता है दोस्तों कवक होता है। यहाँ प्यारे दोस्तों कवक। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? यहाँ दोस्तों निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र प्यारे दोस्तों अमीबा में नहीं होता है। जहाँ दोस्तों अमीबा में नहीं होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ करिएगा, मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त दान द्वारा नहीं फैलता है? यहाँ दोस्तों यदि आप रोग का दान करते हैं तो वह रोग नहीं फैलेगा आपको में। तो दोस्तों उस रोग का नाम है टाइफाइड। याद रखिएगा, उस रोग का नाम क्या है? टाइफाइड है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। टाइफाइड जो होता है, आप रक्त को दान करते हैं तो आपका यह रोग नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? ध्यान दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से परजीवी नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों मक्खी। जहाँ दोस्तों मक्खी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। मक्खी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। अमीबा पेचिस पैदा होती है। जहाँ दोस्तों अमीबा पेचिस किसके द्वारा पैदा होती है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि अमीबा पेचिस जो पैदा होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। यहाँ दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। केंचुआ की कितनी आंखें होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, केंचुआ की आंख ही नहीं होता है, वह नेत्रहीन होता है। यहाँ दोस्तों उसको नेत्रहीन कहा जाता है। याद रखिएगा नेत्रहीन। इसका एक भी आंख नहीं होता है केंचुआ का। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। काला अजार ज्वर का संचरण किससे होता है? यहाँ दोस्तों काला अजार ज्वर का संचरण किससे होता है? तो दोस्तों यह सीखता मक्खी के काटने के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? यहाँ पर दोस्तों मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों जल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जल के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? यहाँ दोस्तों एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को ही किण्वन कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन यानी एंजाइम। माफ करिएगा, एंजाइम आप याद रख सकते हैं। एंजाइम आपको ज्यादा याद रहेगा। एंजाइम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या जो होता है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर 23 हो जाएंगे। और कुल कहेगा तो कुल कितने होंगे? तो कुल 46 होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? यहाँ दोस्तों आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो याद रखिएगा अमृत बीजी में जो होता है वो आंतरिक निषेचन होता है।
आवृत बीजी में, याद रखिएगा आवृत बीजी में आंतरिक निषेचन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन तक की क्रिया में, यहाँ दोस्तों निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है। दोस्तों कार्पल से पेरिकार्प विकसित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। यहाँ दोस्तों कौन अंडज नहीं है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मानव जो है वो अंडज नहीं होता, अंडा देने वाला नहीं होता मानव। बाकी सर्प, मुर्गी, घड़ियाल सारे के सारे अंडे देने वाला जीव है, लेकिन मानव जो है अंडे देने वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं। जहाँ दोस्तों इनमें से किसमें जो है केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं, तो बांस में, याद रखिएगा बांस में केवल एक ही बार खिलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नीला कुरेंजी हो जाएगा, जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है उसमें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। प्रकंद का एक उदाहरण है। जहाँ दोस्तों प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, तो दोस्तों प्रकंद का एक उदाहरण जो है वो अदरक है, याद रखिएगा अदरक। जहाँ दोस्तों अदरक जो है वो प्रकंद का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। कलिका रोपण उदाहरण है किसका। जहाँ दोस्तों कलिका रोपण उदाहरण किसका है, तो कायिक जनन का उदाहरण है कलिका रोपण। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। यहाँ दोस्तों पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कोनिडिया के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कोनिडिया। जहाँ दोस्तों कोनिडिया आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो इसको जलकुंभी होता है दोस्तों ऐसा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। जहाँ दोस्तों गेमा द्वारा कैसे पौधे में प्रजनन होता है, तो कुछ ब्रायोफाइटा के पौधे में होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उस शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगाश्री कहा जाता है उसको। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। यहाँ दोस्तों द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूण पोष होता है, याद रखिएगा भ्रूण पोष। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉक्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स के समूह में रखा जाता है, याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे।
अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। साइकस में परागन होता है किस में? या दोस्तों साइकस में परागन किस में होता है? तो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। याद रखिएगा 3 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एंथेसिस की परिघटना धित है। क्या दोस्तों एंथेसिस की परिघटना धित कौन सी है? तो याद रखिएगा पुष्प कलिका का खोलना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? या दोस्तों निम्न में से कौन जो है पत्ती के आगे वाले भाग के द्वारा जनन करता है? तो वाकिंग फर्न है, याद रखिएगा वाकिंग फर्न। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। आलू के कंद में आंखें होती है। यहाँ दोस्तों आलू के कंद में आंखें होती है तो दोस्तों कच्छ रक्त कलिकाएं होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्री होता है? तो पाइनस जो है उभय लिंगाश्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन एक लिंगी है? जी हाँ दोस्तों निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो याद रखिएगा पपीता एक लिंगी है। याद रखिएगा पपीता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर